हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द बुक सिटी चैनल पर। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज़ पर आमतौर पर किसी समस्या या निर्णय के बारे में सोचते हैं। सोचने में बहुत ही ज़्यादा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव और तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। यह वैसा ही है जब आप अपने दिमाग में एक ही तरह के विचार दोहराते रहते हैं, अलग अलग स्कैनरिज्म की कल्पना करते हैं, अलग अलग बातें सोचते हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो सकता है। चीज़ों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज़्यादा करते हैं और यह आपको तनावपूर्ण या अटका हुआ महसूस कराने लगता है, इसे ही ओवर थिंकिंग कहा जाता है। यह ऐसा है जैसा आपका दिमाग कोई क्लियर और मददगार समाधान ढूंढने के बजाय इधर उधर घूम रहा है। आज इसी समाधान को हम ढूंढने वाले हैं। अगर आपकी भी समस्या अत्यधिक सोच की है तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग किताब के बारे में, जिसे निक ट्रेंटोन ने लिखा है। इस किताब के समरी में आप चिंता को कम करने और अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने के प्रभावी तरीके सीखेंगे। भटकता हुआ मन दुखी होता है। अगर आप पिछली घटनाओं को एनालाइज करने और आने वाले पलों के बारे में इस हद तक चिंता करते हैं कि एक मामूली काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूरत से अत्यधिक सोच रहे हैं। हम में से बहुत से लोग आदतन ओवर थिंकर बन गए हैं, क्योंकि इससे हमें यह भ्रम होता है कि हम जिस समस्या के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं उसके समाधान के बारे में कुछ कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ अत्यधिक सोच से छुटकारा पाना लगभग असंभव है। भले ही आप एक सही प्लान बना लें, लेकिन अगर आपकी चिंता बढ़ेगी तो दिमाग ओवरथिंकिंग करता रहेगा। आपकी चिंता को तेजी से कम करने और दिमाग को नियंत्रण करने के लिए इसकी जड़ों पर काम करना होगा, जो कि आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हम इसके महत्वपूर्ण बातों को 7 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके। तरीका फर्स्ट, 5 4 3 2 1। दोस्तों, 5 4 3 2 1 तरीका आपके दिमाग को इतनी देर तक विचलित कर देगा कि आप नियंत्रण की फीलिंग दोबारा पा सकेंगे। डॉक्टर इस तरीके का इस्तेमाल मरीजों को घबराहट से जुड़ी परेशानी से उभरने में मदद करने के लिए करते हैं। 5 4 3 2 1 तरीका इस तरह काम करता है कि तनाव के धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे कि आप उल्टी गिनती करते हैं, आप 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीज़ों को देखें। 4 पर अलग अलग साउंड्स को सुने। 3 पर 3 फीलिंग्स को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। दोस्तों, आपके शरीर के अंदर बाहर घूमती है। जब आप विचारों में खोए रहते हैं तो आपकी जागरूकता की बॉल आपके दिमाग के अंदर घूमती है, एक पिन बॉल की तरह चारों तरफ उछलती है और इन सभी स्कैनरीज के बारे में सोचती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे कि क्या होगा अगर ऐसा होता तो, क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता तो, क्या होगा अगर मैंने चीज़ें अलग तरीके से की तो। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के किसी सामान की बारीकी, जैसे कि आपके पास एक लकड़ी के डेस्क की लाइंस और कलर्स को नोटिस करने में 1 सेकंड का समय लेते हैं, तो आपकी जागरूकता की बॉल आपके दिमाग को छोड़ देती है और डेस्क पर घूमने लगती है। इसी तरह 5 4 3 2 1 तरीके को फॉलो करके आप अपनी चिंता को कम करने और नियंत्रण की अनुभूति हासिल करने के लिए अपनी जागरूकता की बॉल को अपने दिमाग से काफ़ी देर तक रखते हैं। तरीका नंबर 2, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। हर ओवर स्टेटमेंट केस के पीछे कमजोर करने वाली आस्था होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग किसी प्रेजेंटेशन से पहले ओवरथिंकिंग कर रहा है तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको और तैयारी की ज़रूरत है। आप चिंता पैदा करने वाले मान्यताओं को चुनौती करने के लिए यही स्टेप्स उठाकर अत्यधिक सोचना बंद कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है कि आप अपने आप से पूछकर मान्यता को क्लियर करें। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि मुझे अपने बारे में, दूसरों के बारे में या भविष्य के बारे में क्या विश्वास करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, उस कमज़ोर मान्यता को पलटकर हर एक प्रति विश्वास बनाए। अगर आप मानते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका प्रति विश्वास है मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूं। स्टेप नंबर 3, प्रति विश्वास का एनालाइज करके एक प्रति विश्वास प्रयोग को चलाए।
कम से कम 1 मिनट ऐसे जिए जैसे प्रति विश्वास सच है। अगले 60 सेकंड इस विश्वास के साथ जिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार है। स्टेप नंबर 4, अपने नए मान्यता का समर्थन करने के लिए सबूत देखें। इस मान्यता का समर्थन करने के लिए इससे जुड़ी अपनी पिछली परफॉर्मेंस के बारे में सोचें। जब आप किसी प्रति विश्वास का समर्थन करने के लिए सबूत ढूंढते हैं तो अपने अडिग विश्वास पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपके अत्यधिक सोच वाले दिमाग को शांत करता है। तरीका नंबर 3, चिंता निलंबन। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जब वह चिंता से गिर जाते हैं और अपना काम पर ध्यान देना या किसी करीबी के साथ अपने समय को एंजॉय करना मुश्किल लगता है, तो अपना फ़ोन उठाते हैं, साइड बटन दबाते हैं और कहते हैं कि हे गूगल असिस्टेंट, रात 8 बजे चिंता करने की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करे। आमतौर पर जब तक रात के 8 बजते हैं तब तक वह भूल जाते हैं कि किस बारे में चिंता कर रहे थे। ज़्यादातर समय हमारी चिंताएं सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहती है। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय बनाकर आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं और इसे समय के एक छोटे से हिस्से तक सीमित करते हैं ताकि यह दिन के बाकी घंटों में न फैल जाए। चिंता को टालना एंग्जायटी साइकिल को रोकने का एक बहुत ही सीधा और प्रभावी तरीका है। हम शायद ही कभी अपनी जीवन से चिंता को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ इसकी शुरुआत और अवधि को सीमित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, ज़्यादा सोचने का मतलब अत्यधिक सोच नहीं है। एक युवा व्यक्ति जेम्स की कल्पना करें। जेम्स दयालु, समझदार और आत्म जागरूक है। जेम्स अपनी किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और आज वह स्वास्थ्य संबंधी एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान है। वो अपने कंधे पर एक गांठ देखते हैं, वह ऑनलाइन अनुसंधान करते हैं और इलाज के बारे में देखकर वो ज़्यादा सोचते हैं। फिर वह रुकते हैं और खुद को देखकर सोचते हैं कि मैं शायद चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। इसलिए वह स्वास्थ्य के बारे में तनाव लेना बंद कर देते हैं और स्वास्थ्य के बारे में अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वह सोचते हैं कि हो सकता है कि मुझे सच में किसी इलाज की ज़रूरत हो, लेकिन किस तरह के अपने विचार बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वह इंटरनल कंसल्टेंट के लिए अपने विकल्पों पर बहस करने लगते हैं। खुद से बहस करते हैं, खुद का एनालाइज करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और इस तरह सिर्फ एक परेशानी से वह ऐसे बहुत सारी यादों, अंदाजों, डर और अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वह हैरानी से सोचते हैं, क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। जिस पल उनके मन में यह विचार आता है, उनका दिमाग उस समय के लाखों उदाहरणों से भर जाता है जब लोगों ने उससे इससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था। फिर वह अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं, उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों है। इसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है। वह अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अच्छी तरह निर्णय भी नहीं ले रहा और फिर से तुरंत उदास महसूस करते हुए नकारात्मक सेल्फ टॉकिंग के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वह खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप देख रहे होंगे कि यह मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधे पर एक छोटी सी गांठ थी। ज़्यादातर लोग इसी तरह की तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। अत्यधिक सोच तब होती है जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जीवन और अपने आप को एंडलेस एनालाइज करने का परिणाम आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल और सेल्फ डिफेटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें समस्याओं को सुलझाने और चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझने में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा सोचने से इसका उल्टा भी होता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवरथिंकिंग किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती। ओवरथिंकिंग खुद बढ़ती जाती है, जिससे बेकार के ख्याल आने लग जाते हैं। इस तरह आप भी पता लगा सकते हैं कि ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1, आप अक्सर अपने विचारों के बारे में पल पल सोचते रहते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। स्टेप नंबर 2, अपने विचारों के बारे में सोचते हुए अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ विचार आपको पसंद नहीं है। स्टेप नंबर 3, आपके लिए सोचना अक्सर प्रतिस्पर्धी संघर्ष जैसा लगता है। आप अक्सर अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। स्टेप नंबर 4, मुश्किलों में आप अक्सर अपने आप को और अपने विचारों को समस्या का सोर्स मान लेते हैं।
स्टेप नंबर 5 पे आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जो विकल्प चुनते हैं उस पर शक करते हैं। स्टेप नंबर 6 आप खुद को बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ मानते हैं। स्टेप नंबर 7 कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी विचार पर बार बार लौटने से खुद को नहीं रोक सकते, भले ही वह ऐसा हो जिसके बारे में असल जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटीज है। ज़्यादा जागरूकता से सोचने की शक्ति विकसित होती है। अपनी रनिंग थिंकिंग पर सवाल उठाने से आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारी अपनी सोच को रोकने, विश्लेषण करने और पूछताछ करने की क्षमता यकीनन मानवता की सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कई सफलताओं का कारण है सोचना। कुछ बुरा नहीं है, हमारा दिमाग इसके लिए भगवान से मिला एक अनोखा टूल है, लेकिन जब हम जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो इसकी शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। तनाव की वजह। तनाव के आमतौर पर यह कारण होते हैं। लोग अक्सर पैसे, काम, परिवार संबंध, बढ़ती उम्र या तनावपूर्ण लाइफ इंसिडेंट्स के कारण परेशान रहते हैं। बाहर किसी के पास अच्छी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देखकर उसे पाने की इच्छा में तनाव होना, काम का प्रेशर, बच्चों की डिमांड और संबंधों में इमोशनल स्पार्क न होना, नकारात्मक खबर सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, सकारात्मक पॉलिटिक्स और नकारात्मक। सकारात्मक जिससे देश की तरक्की की बातें होती है और नकारात्मक जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें होती है। नकारात्मक पॉलिटिक्स पर बात करने से तनाव बढ़ता है। नींद की कमी और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना। वह दर्दनाक यादें जो अतीत में आपके साथ हुई उन्हें याद करना। आपका कम बैंक बैलेंस। इसके अलावा जिस माहौल में आप ज़्यादातर समय बिताते हैं वह भी दिमाग पर काफ़ी असर डालता है, जैसे आपके घर ऑफिस का माहौल। इसलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए सलाह के रूप में आपने सुना होगा कि अपना कमरा साफ रखें। अनऑर्गेनाइज्ड माहौल, जैसे कि चाहे वह घर पर हो या ऑफिस पर, आमतौर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि यह अवचेतन आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है। लाइट की क्वालिटी, आपके कांटेक्ट में आने वाली स्मेल और आवाज़ें, दीवारों के रंग और आपके साथ इन जगहों पर रहने वाले लोग, इन जैसी चीज़ें तनाव और खुशी के लेवल को प्रभावित करते हैं। चैप्टर नंबर 4 ओवर थिंकिंग के परिणाम। क्या आपको जेम्स याद है? हमने सिर्फ कुछ समय के लिए उसके दिमाग पर एक नज़र डाली, लेकिन कल्पना कीजिए कि वह 24/7 ऐसा करता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह फ़ायदेमंद नहीं है, फिर भी ज़्यादातर लोग चिंता और ओवरथिंकिंग को नुकसानदायक नहीं मानते। वह सोचते हैं कि चिंता भी सिर्फ एक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। चिंता एक फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल, सोशल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल घटना है। लाइफ का कोई सा भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर ओवरथिंकिंग का असर ना होता हो। जब आपको खतरा महसूस होता है तो आपका HPA एक्सिस, पिट्यूटरी और एड्रेनल एक्टिव हो जाता है। आपका दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन ट्रिगर करता है ताकि शरीर पर प्रभाव पड़े और आप खतरे से लड़ने या बचने के लिए तैयार हो जाए। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से शरीर पर खराब असर पड़ता है, जैसे तेज सिरदर्द, मसल टेंशन, थकान, ड्राई माउथ, चक्कर आना, ब्रीथिंग रेट का बढ़ जाना, मसल्स पेन, कांपना, पसीना आना, डाइजेशन में परेशानी, इम्यून सिस्टम और मेमोरी पावर का कमज़ोर हो जाना। हमारे शरीर को ज़्यादा तनाव को सिर्फ कुछ समय तक सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस और हार्ट की बीमारी, नींद में कमी और हार्मोनल डायरेगुलेशन जैसी समस्या का कारण बन सकता है। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, मोटिवेशन की कमी, सेक्सुअल डिजायर और भूख में बदलाव, बुरे सपने, डिप्रेशन, नियंत्रण से बाहर महसूस करना, जीवन के लिए डिसइंटरेस्ट होने लगता है। इसके अलावा टेंशन, नकारात्मक सोच, घातक सेल्फ टॉक को मजबूत करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम करती है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर करीबी संबंधों को निभाने में दिलचस्पी की कमी होना, काम पर खराब प्रदर्शन, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, सार्वजनिक रूप से लोगों से इंटरेक्ट न करना और नशे की लत या नुकसानदायक गतिविधियों में शामिल होना जैसी परेशानी होने लग जाती है। जो इंसान लगातार तनाव में रहता है वह जीवन में मीनिंग और खुशी को खोना शुरू कर देता है।
इसके लिए प्लान बनाना बंद कर देता है, दूसरों के चैरिटी वाले काम नहीं कर पाता। सबसे जरूरी जीवन के लिए अपने जीवन जीने का मोटिवेशन खो देता है। अगर आप लगातार ज़्यादा सोचते हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल और दूसरे तनाव हार्मोन बढ़कर आपको परेशान करने लगेंगे और आपको और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने लगेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है और आपको अपने जीवन के बारे में महसूस करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। तब तक आप अपने लिए गलत विकल्प चुन सकते हैं, जैसे देर रात तक जागना, खराब खाना खाना या चुप रहना। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो मामूली चिंता को ज़्यादा नकारात्मक बना देते हैं। इससे चिंता के जाल में फंस जाते हैं और एक बुरी आदत को मजबूत कर लेते हैं। उसका दिमाग, शरीर और आत्मा के हर पहलू पर खराब असर पड़ता है। हम सभी के सोचने और उसे एनालाइज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस पहलू पर हमारा सबसे ज़्यादा नियंत्रण है वह हम अपने अनुभव को एनालाइज कैसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के साथ आप भी अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करने, चीज़ों को अलग ढंग से देखने और लगातार चिंता का विरोध करने के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, तनाव प्रबंधन के 4 A's। ओवरथिंकिंग के तूफान में यह मेथड्स एक जीवन सेफ्टी बोर्ड की तरह। यह मेथड्स है अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट और अडेप्ट। जीवन के हर तनाव से डील करने में यही 4 मेथड्स काम आते हैं। अवॉइड, तो सबसे पहली चीज़ है अवॉइड। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे आप आसानी से दूर नहीं जा सकते। हम जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शर्तों को प्रबंध कर सकते हैं ताकि आपको तनावपूर्ण माहौल में या तनावपूर्ण लोगों के साथ न रहना पड़े। इसके बारे में सोचें, आपके आसपास के माहौल में आप किससे तनावपूर्ण हो रहे हैं। आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या पूरी तरह दूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह कर सकते हैं। मान लें सैटरडे को रिटेल आउटलेट में बहुत होती है, तो आप अपनी शॉपिंग के समय को कम भीड़ वाले समय के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वीकली शॉपिंग सबसे शांत समय पर कर सकें। इस तरह अगर आप अब किसे टाल देते हैं तो बिजी सुपरमार्केट के तनाव को नियंत्रित करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक उसी तरह आप तनावपूर्ण लोगों से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आपकी फैमिली हॉलीडेज़ के समय आपके साथ रहने आती है तो आपका तनाव बढ़ जाता है, तो उन्हें पास के किसी रूम में ठहरने का तरीका ढूंढें या ऐसी किसी भी गतिविधि की प्लानिंग करने से बचें जहां आप घंटों एक कमरे में एक साथ अकेले हो और आपके पास एक दूसरे को तनाव देने के अलावा कोई भी काम ना हो। जब आप तनाव से बचते हैं तो जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे होते या असल समस्याओं से इनकार नहीं कर रहे होते। आप बस उस तनाव को नहीं कहना सीख रहे हैं जो अनावश्यक और नुकसानदायक है। आप इन स्थितियों लोगों को हमेशा ना कह सकते हैं जो आपके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। वे रिसोर्सेज मेंटल एनर्जी, अटेंशन, पैसे और आपका समय हो सकते हैं। अगर जीवन में कोई चीज़ आपका समय बर्बाद कर रही है तो उसे नो कह दे हमेशा के लिए। एल्टर, अपना वर्क शेड्यूल देखें और उन 2 या 3 चीज़ों से छुटकारा पाए जो बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके लिए वह किसी और को सौंपे या किसी और को जिम्मेदारी लेने दे। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस पूरी चीज़ से बच सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं तो करें, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति को बदलने के तरीके ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों से अपना व्यवहार बदलने के लिए कहने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, अगर बार बार आपके बाल आपके अनुसार नहीं काट रहा तो उन्हें ठीक से काटने के लिए कहे। चुपचाप परेशानी को सहने के बजाय अपनी ज़रूरतों और अनुभूतियों को सीधे कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने दोस्त को साफ साफ यह नहीं बताते कि उसके बेवकूफ़ी वाले चुटकुले आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो चुपचाप बैठकर उसे सुनने की बजाय उसे यह बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। उसे रोकने के लिए कहें, हम जीवन में हर तनाव से बच नहीं सकते, लेकिन ये घटनाएं कैसे होती है इससे हमारा ही योगदान होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए लोगों से बातें करें। इसके अलावा अगर आप स्थिति को टाल नहीं सकते तो उस समय को पास करते हुए तनाव टालने का तरीका अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर सैटरडे को ही स्टोर पर जा सकते हैं, उसके अलावा समय नहीं मिल पाता तो अपने फ़ोन पर हमारी ऑडियो बुक चलाएं और शॉपिंग करते समय इसे सुनें।
अगर आप किसी बोरिंग पार्टी में जाने को टाल नहीं सकते तो जाए, लेकिन शुरुआत में क्लियरली कह दे दुर्भाग्यवश मुझे 1 घंटे में जाना होगा। इस तरह जिस तनाव से आप बच नहीं सकते तो उसे आपसे पूछे आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादातर जवाब ना है तो आपको एक कदम आगे बढ़कर इसे स्वीकार करने की ज़रूरत होगी। एक्सेप्ट। सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो इसके बारे में क्लियर रहे। स्वीकारने का मतलब यह दिखावा करना नहीं है कि आप वैसा महसूस नहीं करते जैसा आप सच महसूस कर रहे हैं, बल्कि वही दिखाना है जो आप सच में महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपके पार्टनर ने रिसेंटली मैसेज के द्वारा आपके से संबंध तोड़ लिया है और आप उसके इस निर्णय के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी सहानुभूति को शेयर करने के लिए किसी दोस्त को फ़ोन करके स्थिति को स्वीकार करने पर काम कर सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी है जिसमें आपके साथ इनजस्टिस है तो एक्सेप्ट करके माफ़ कर दें। याद रखें कि माफ़ करना एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने लिए करते हैं, न कि दूसरे इंसान के लिए। जब आप माफ़ करते हैं तो आप दूसरे इंसान पर नाराज़गी जताने और उसे ब्लेम करने के तनाव और बर्बाद होने वाली ऊर्जा से खुद को आज़ाद कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद बाहरी स्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस समय आप यह देख सकते हैं कि अंदर से आपके बारे में उनके बारे में कैसे बात करनी है और सकारात्मक लहजे का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय मैं अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया और अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने भी बहुत मेहनत की इसके बावजूद पास नहीं हुआ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ आप कह सकते हैं, मैंने गलती किया, मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन यह एक घटना मुझे परिभाषित नहीं करता, मैं इन गलतियों को सीखकर आगे बढ़ूंगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शित करूंगा। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ उसे हम सहमत करते हैं या आपको यह पसंद है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम उस चीज़ को शांति से स्वीकार करते हैं जिसे आप हकीकत में नहीं बदल सकते। इसलिए उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। एडाप्ट। लॉन्ग टर्म में अगर आप कस्टमाइजेशन कर सके तो तनाव को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आपकी दुनिया को देखने के नज़रिए, आपके लक्ष्यों, आपके बेनिफिट्स और एक्सेप्टेशंस में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना। हाँ, किसी ऐसे इंसान की तरह न बने जो परफेक्शनिस्ट मानसिकता का है, हमेशा परफेक्शन के चक्कर में है, इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि वह अक्सर भी अपने तय किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो तनाव को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि वो सुपरमैन बनने का रास्ता ढूंढे, बल्कि अपनी एक्सेप्टेंस को कम करे ताकि उसकी नई एक्सेप्टेंस ज़्यादा सूटेबल और हकीकत के अनुसार हो। स्ट्रेस को अपनाने का मतलब है कि आप ज़िंदगी का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए खुद को बदल लें। इसके लिए होपलेस विचारों में शामिल होने से इनकार कर दें और जानबूझकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाने की अभ्यास करें। इस तरह सिर्फ नज़रिए बदलने से आप अक्सर अपने मानसिकता को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे परेशानी में भी मौके नज़र आने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम तनाव फ्रेंडली हो जाते हैं तो खुद को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए हर दिन सभी अमेजिंग चीज़ों का थैंक यू लिस्ट बनाने की आदत डालें जो आपको असल ज़िंदगी में मिली है। इसके अलावा एफर्मेशन करें, आप मजबूत हैं और विपरीत परिस्थितियों से डील कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के शक्तिशाली अप्रोच, विचारों और मोटिवेशन है तो आप कॉन्फिडेंस से स्थितियों का सामना कर सकते हैं और इस मानसिकता के साथ जीने बेहतर बनती है। तो ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल से। जब आप खुद को तनाव में महसूस करें, रुकिए और उसे देखें। स्थिति चाहे कितनी भी तनावपूर्ण हो, आपके लिए सक्रिय इसे डील करने का तरीका हमेशा मौजूद होता है। आप तनाव के सामने हेल्पलेस नहीं हैं, आपके पास टूल्स मौजूद है। इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए वर्क प्लेस पर कोई कॉलेज आपको हर दिन तनाव देता है तो चुप रहने के बजाय रुकिए और पूछिए कि क्या आप कॉलेजियों किससे बच सकते हैं। कैफेटेरिया में उनसे मिलने से बचने के लिए अलग समय पर लंच करें या फिजिकली उनसे दूर बैठे। लेकिन मान लीजिए कि आप वीकली मीटिंग्स में उनका सामना करने से बच नहीं पाते, तो यहीं पर वे अक्सर आपको परेशान करते हैं या आपके आइडियाज़ चुरा लेते हैं जो आप स्थिति को बदलने के तरीकों के बारे में सोचें। जैसे आप मीटिंग से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप अपने कॉलेजियों से पर्सनली बात करें और अपनी चिंताओं को शेयर करें। मैं आपके व्यवहार से मीटिंग में अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं।
जब आप मुझे रोकते हैं तो लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगली बार मीटिंग में आप अपने आइडियाज़ शेयर करें और कृपया मुझसे थोड़ा सीमा में रहे। अगर इनमें से कुछ भी हकीकत में संभव नहीं है तो स्थिति को स्वीकार करें। किसी करीबी दोस्त से अपनी निराशा के बारे में बात करें या अपने आप को यह हकीकत समझाएं कि उस कोलिज्यूक्यू का नेचर ही ऐसा है, वह सभी को परेशान करता है, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। अंत में आप ज़्यादा आत्मविश्वासी और आउटस्पोकन व्यक्ति बनने पर काम करके उसे काबू कर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि मीटिंग में आपको भी बोलने का उतना ही हक है जितना किसी और को है, तो आप आत्मविश्वास से कहें कि मैं अभी बोल रहा हूँ, कृपया आप बाद में अपनी बात कह लेना और जारी रखें। इससे आप ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, तनाव डायरीज और जर्नल्स का इस्तेमाल करें। अपने रोज के अनुभव के बारे में ज़्यादा जागरूकता लाने का एक कठोर तरीका है, इसे लिख लें। ज़्यादा सोचने से कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक साथ लाखों चीज़ें चल रही है और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी चिंता के पीछे सच में कौन सा कारण है। एक तनाव डायरी आपके ट्रिगर्स और उन पर आपके रेस्पॉन्सेस को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकती है। वहां से आप अपने तनाव के स्तर को प्रबंध करने के लिए सक्रिय कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक तनाव डायरी आपके तनाव स्तर और उससे जुड़ी जानकारी का एक रिटर्न रिकॉर्ड है जिसे आप बाद में एनालाइज कर सकते हैं और तनाव को प्रबंध करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम सभी को जीवन में कुछ तनाव की ज़रूरत होती है, कुछ तनाव को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है, इसलिए यह डायरी आपको क्लियरली यह पहचानने में मदद करेगी कि कौन सा तनाव आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। हर एंट्री को समय और डेट के साथ रिकॉर्ड करें और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर आप अपने आप को रेटिंग दें। उदाहरण के लिए, बिल्कुल भी तनाव न होने पर 1 और बहुत ज़्यादा तनाव होने पर 10 की रेटिंग दें। तनाव मीजर के लिए अपने फिजिकल सिम्पटम्स को नोट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि यह तरीका तनाव को मापने के लिए कितना प्रभावशाली है। फिर हाल ही में हुए किसी भी तनावपूर्ण घटना पर ध्यान दें, साथ ही यह देखने की कोशिश करें कि आपका वर्तमान स्थिति का क्या कारण है। अंत में ध्यान दें कि आपने घटना पर कैसा प्रतिक्रिया दिया और परिणाम क्या था। उदाहरण के लिए आज की तारीख ले लेते हैं। पिता के कंधे की सर्जरी के बारे में एक तनावपूर्ण मैसेज प्राप्त हुआ। यह देखकर थोड़ा थोड़ा थका हुआ महसूस होने लगा, पेट में अजीब सा महसूस होने लगा, काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगी। आपको लगता है कि ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए इसकी चिंता है, इसलिए यह मैसेज का रिप्लाई देने से बच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। हर बार जब आपको अपना मूड बदलता हुआ महसूस हो या जब काफ़ी तनाव हो तो कहीं लिख ले। कुछ दिनों या 1 हफ्ते के बाद उस डायरीज को ले, फिर उसे विश्लेषित करते हुए तनाव पैटर्न को समझें। जैसे तनाव के समय कॉमन कारण क्या है, यानी कि आमतौर पर तनाव में अचानक मूड बदलने से पहले क्या होता है और इन घटनाओं ने पिछले दिनों आपकी उत्पादकता को कैसे प्रभावित किया। आपने इन घटनाओं पर इमोशनली प्रैक्टिकली कैसे प्रतिक्रिया दी और क्या आप जागरूक हैं, क्या आप तनाव के ऐसे लेवल्स की पहचान कर रहे हैं जो आपकी उत्पादकता के लिए आरामदायक और फायदेमंद हो। जब आप इस तरह की अपनी तनाव डायरीज को एनालाइज करते हैं तो रियल डाटा के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल बदलाव करने में मदद कर सकते हैं। आप कुछ बदलाव के बारे में हैरान होने लगेंगे, कुछ तुरंत बदलाव करने में सक्षम होंगे। आपको हमेशा तनाव डायरीज रखने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में कुछ हफ्तों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। आप इस चीज़ की ज़्यादा जागरूकता विकसित करने लगते हैं कि कारण क्या है, उसे ठीक करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। एक बार जब आप अपने जीवन के तनाव के असल कारणों को समझ लेते हैं तो ठीक करने के लिए 4 AS का टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तनाव को कम करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल या शेड्यूल को संगठित करें। अगर आप देखते हैं कि आपका सारा तनाव एक ही इंसान से आ रहा है तो आप उससे रिलेशन के चारों तरफ कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुस्सा करने से चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है तो अपने गुस्से को कम करने का काम करना शुरू कर दें। अगर आपकी जॉब लगातार चिंता का कारण बनी हुई है तो इसे ठीक करने का अंदाज़ा लगाकर कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकते हैं, जॉब को बदल सकते हैं। जो भी तनाव हो उसे ज़रूर लिखें क्योंकि चीज़ों को लिखने से अपने आप ही तनाव दूर होने लग जाता है।
यह आपको अपने थॉट्स को इकट्ठा करने, प्रॉब्लम्स को सुलझाने और अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने में मदद करता है। इस तरह यह डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम करती है। आपको जो पसंद है, जो आपकी सिचुएशन में काम करता है, उसके अकॉर्डिंग जर्नलाइजिंग या एक डायरी का इस्तेमाल करें। अगर आपका मूड ख़राब से ज़्यादा जूझ रहे हो तो आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। बस रोज़ाना उसमें 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह छोटी चीज़ भी हो सकती है, जैसे आपकी सुबह की कॉफ़ी का अच्छा टेस्ट है, आज सड़क पर चलते हुए दोस्त से मिलने का खुशी, या नई जीन्स को पहनने से अच्छा महसूस होना। यह तरीका बारीकी से आपका ध्यान अपने रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटीज़ पर शिफ्ट कर देगा और आपके एक्सपीरियंस को नया रूप दे देगा। अगर आप किसी दर्दनाक लाइफ इंसिडेंट या बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो सिर्फ इमोशनली अच्छा फील करने के लिए जर्नल को लिखें। अपनी सभी फीलिंग्स को डायरी के कागज़ पर लिखते और यह भी लिखें कि उसकी जगह आप कैसा फील करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेचुरली सेल्फ अवेयरनेस फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ साइंस देख पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है तो बुलेट जर्नलाइजिंग को आजमाएं। इसमें आप डेली गोल्स, प्रायोरिटीज़ और अच्छी यादों पर नज़र रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। चीज़ों को शॉर्ट से आपको ऑर्गेनाइज रहने और लाइफ में खुशी को जोड़ने में अच्छी मदद मिलेगी। कुछ लोग बुलेट जर्नलाइजिंग को आर्ट के साथ करना पसंद करते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस तरह के कलर और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस तरह से अच्छा महसूस नहीं करते तो इसे छोड़ दें। हर जर्नलाइजिंग को कुछ पॉजिटिव और रियलिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। जैसे अंत में एक पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखें, कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिखें, जिसमें आगे बढ़ने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस का रास्ता लिखें। अगर आप खुद को पास्ट की दुखी यादों में लौटते हुए पाते हैं तो अवेयरनेस के साथ अपना पास्ट डिजाइन करें। इसके लिए पास्ट की बहुत अच्छी यादों और लर्निंग्स को लिखें और उन चीज़ों को भी नोट कर ले जिन्हें पास्ट में नहीं बदल पाने के कारण आप दुखी थे, लेकिन अब बदल सकते हैं। फिर उन इंसिडेंट छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े और एक थीम पैटर्न्स की तलाश करें जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। देखिए कि आज का पल कैसे पास्ट से जुड़ता है। फिर अपने आप से पूछे कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पास्ट में की गई गलतियों पर शिकायत कर रहे हैं तो इस तरह से एक कहानी बना सकते हैं। अब आप बेवकूफ़ नहीं थे जिसने कुछ गलत किया, बल्कि आप युवा थे, सीख रहे थे और अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में आप लगातार बेहतर हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उस समय की गई गलती से आज आपको ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। चैप्टर नंबर 7, अपने समय और इनपुट्स को मैनेज करें। हमारी चिंता का सबसे बड़ा सोर्स खराब समय प्रबंधन है। आप उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो दुखी करती है और उन चीज़ों को पर्याप्त समय देने को टाला करते हैं जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। आप एन्जॉयमेंट और आराम के लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हो। इसलिए अपने तनाव लेवल को कम करने के लिए सक्रिय रूप से, एक्टिवली रूप से ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप डेली रूटीन बना सकते हैं और अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आप खुशी के साथ किसी तनाव के आगे बढ़ेंगे। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग तरीके को अपनाएं। इससे सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि कॉल, ईमेल जैसी छोटी एक्साइटेड चीज़ों पर भी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर आपको अपने वर्तमान प्रतिक्रिया के बेस पर प्रतिक्रिया देने के बेहतर तरीके की प्लानिंग बनानी होगी। एक दूसरा उपयोगी तरीका लक्ष्यों का इस्तेमाल करना है। आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपने लक्ष्यों को बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ नोट करें ताकि आप जान सकेंगे कि सच में क्या है। फिर यह मेजर के लिए कोई स्टैंडर्ड या पैमाना बनाए जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। तय करें कि आप लक्ष्य हासिल करने लायक हो। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ सपने में देखा जा सके, हकीकत में उसका कोई एक्सिस्टेंस ही ना हो। देखिए कि यह लक्ष्य अपने जीवन की वैल्यू से कैसे जुड़ा है और इसे हासिल करने से आपकी लाइफ में कौन सा पर्पस पूरा होगा। अंत में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें ताकि आप
इसे तय समय में पूरा कर सके। दोस्तों आज की इस बुक समरी का निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों यह थी स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब की बुक समरी। हमने किताब से अब तक जो भी कुछ सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि बातें आसानी से याद रहे। ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना है। ओवरथिंकिंग से होने वाले तनाव को रोकने के लिए यह तरीका अपनाएं। 4 5 4 3 2 1 तरीका। तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीज़ों को देखें। 4 पर अलग अलग आवाज़ें सुने। 3 पर 3 अनुभूतियों को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। चिंता करने के लिए एक समय तय कर ले, क्योंकि ज़्यादातर समय हमारी चिंताएं सिर्फ स्वीकार्य होना चाहती है। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय तय करके आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं। इसे समय के एक छोटे हिस्से तक सीमित रखते हैं और कई बार तो वह समय आते आते चिंता बढ़ जाती है। चिंता याद ही नहीं रहती है। और आखिरी तरीका है अपने जीवन में और आसपास सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। दोस्तों आज की यह बुक समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बताइए। और आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उसकी बुक के बारे में आपको बुक समरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।